हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं हूँ एकदम रफ चिक। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। आई एम आकाश। सो आज हम एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसके अंदर भी हम हीट एंड हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे हीट या फिर टेम्परेचर होता क्या है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। क्लास 8 या फिर 9th में आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की मदद से हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ दौड़ती है। ये भी देखेंगे फिजिक्स के नज़रिया से। तो ठंड की मौसम में गरम गरम टॉपिक पढ़ेंगे। और बताओ कैसा चल रहा है फिजिक्स? हाँ, मज़ेदार या फिर बोरिंग? मेरा एक बात सुन रखना, फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं हो सकती। फिजिक्स अगर कोई बोल रहा है कि बोरिंग है तो वो जिस टीचर के पास पढ़ रहा है या फिर जो बुक पढ़ रहा है वही बोरिंग है। फिजिक्स बोरिंग हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नथिंग, ये पॉसिबल नहीं है यार। फिजिक्स आपको मज़ा देती है, वर्ल्ड के बारे में समझौता कराती है, ज्ञान देती है, कैसे घट रहा है लॉजिक देती है। बोरियत ये तो नहीं देती। ये आपने बनाया है और आपको ही दूर करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिक्स देखने से डर लगता है, सिर्फ इक्वेशन से डर लगता है, तो क्या करें भाई? उनसे लड़ो झगड़ो कि देख लूँगा क्या कर लेगा तू मेरा। ऐसे नहीं होता है। तो चलो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। गरम गरम टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हीट पढ़ेंगे। हीट बेसिकली होता क्या है और हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक का नाम तो पता ही है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, चलो चलते हैं। टॉपिक लगाओ हीट। चलो थोड़ा समझाते हैं। बहुत ही ठंडी है, दिसंबर का महीना चल रहा है। वी आर रबिंग आवर हैंड्स एंड वार्म अप। We are rubbing our hands, we done some work, then it is warm up. A block slides on the ground, its bottom surface will warm up. A ball, maybe cricket ball, spin with the axis with the velocity of omega. When we try to stop it by our hands, then there will be friction between ball and our hands, and the ball and hands both will warm up. When we ride the bicycle and try to stop the bicycle with our legs, then we rubs our legs with the ground, then our legs or shoes are warm up. When two buses are collided or there will be an accident, the buses, the front side, when the damage is found or faced, that will be very hot. As well as when airplane crashes, it will become so hot that it gets fire, it catches fire. मतलब कभी कभी एयरप्लेन में जो क्रैश होता है वो इतना हॉट हो जाता है कि ये आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है। तो इन सब में होता क्या है? इन सब में क्या होता है पता है? सम मैकेनिकल एनर्जी converts into internal energy of a body. ये जो सब मैकेनिकल एनर्जी है ये वैनिश हो जाता है और बॉडी की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा वो बॉडी उतना ही हॉट, और किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी जितना कम वो बॉडी उतना ही ठंडा। अगर मान लो कोई बॉडी इज हॉट, ये हॉट है, ये बॉडी हॉट है और ये बॉडी कोल्ड है, इन दोनों को अगर हम एक साथ चिपक दे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? हॉट से या फिर जिस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है और जिस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी कम है, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र होगा। और एक बात, हीट ट्रांसफ़र इज नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। हीट ट्रांसफ़र इज नॉन मैकेनिकल प्रोसेस।
क्यों? क्योंकि जब भी हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो करेगी? बिकॉज इट इज वेरी हॉट एंड इट इज कोल्ड। जिसके जो ज़्यादा हॉट है जो ज़्यादा हॉट है उसके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है, और जो ज़्यादा कोल्ड है उसके पास कम इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी इसको देगा, और दोनों का एक स्टेट आएगा जब दोनों का इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी बराबर, हीट बराबर, टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये दरअसल हॉट से कोल्ड जाता कैसे है एनर्जी? हीट हॉट से कोल्ड, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी एनर्जी जाता क्या है? सर ये क्या चल रहा है? अरे मैं आपको हीट का फील, फिजिक्स का फील, हीट का फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। देखो कैसे एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ही मान लो, देखो ये एक बॉडी है, यहाँ पे इसका ये हॉट है, तो इसका भी जो भी मॉलिक्यूल है इनके अंदर ये जुम्बा 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 मोशन कर रहा है। इसका जो ये वाइब्रेशन एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी ये ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, तो वाइब्रेशनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होता क्या है? जो बॉडी को वाइब्रेट कराता है, इसका ज़्यादा है। और इसका ये अगर कोल्ड है तो इसका ऐसा 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 होगा, मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा मोशन करेगा, और ये ऐसा 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 मोशन करेगा। और जैसे ये ऐसा मोशन करेगा, जब मतलब इसके बॉडी का जो पार्टिकल है ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ज़्यादा ऐसे जो वैसे वाइब्रेट कर रहा है, और इस बॉडी का जो पार्टिकल है ऐसे टम 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 ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस सरफेस पर जब ये बॉडी ऐसे ऐसे जोर जोर से धक्का मारती है, ऐसे जोर से धक्का मारती है, ऐसे धक्का मारती है, ऐसे धक्का मारती है, तो इस बॉडी का ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स ये भी इस धक्के से वाइब्रेट हो जाता है, और इसका एनर्जी इसको धक्का मार के ट्रांसमिट कर देता है, इसलिए इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे इंटरनल एनर्जी ट्रांसफ़र, तो हीट का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे आपने कुछ देखा क्या? सर क्या देखेंगे? इस पूरे प्रोसेस में किसी बॉडी डिस्प्लेस हुआ क्या? अपनी जगह ही तो वाइब्रेट करा, डिस्प्लेस थोड़ी हुआ। यहाँ पे ना तो डिस्प्लेसमेंट है, ना तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह कुछ है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। अगर कुछ नहीं है तो सीधी सीधी बात है ना, इट इज नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। यहाँ पे दिस इज ए नॉन मैकेनिकल प्रोसेस बिकॉज हेयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और अदर मैकेनिकल पैरामीटर्स इज इन्वॉल्व, इसलिए इट इज ए नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। तो सर मैकेनिकल प्रोसेस है क्या? कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, चलो हीट को हटा देते हैं। जैसे आपके पास ये आपका, यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छा होगा, ये आपका अर्थ है, धरती माता है आपका, ये क्या है? अर्थ। और ये एक बॉल पड़ा है, अर्थ के ऊपर एक बॉल पड़ा है। आपने क्या करा? आपने कुछ, अर्थ क्या करता है? इस बॉल को खींच रखता है। अर्थ क्या करता है? इस बॉल को खींच रखता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को खींच रखता है, इसलिए ये यहाँ पे चिपक के रहता है। अब आपने क्या किया? इस बॉल को अपने वर्क डन करके उठाया, वर्क डन करके ऊपर उठाया, तो ये जो बॉल होगा ये कुछ इस डिस्टेंस पे, इस हाइट पे आ जाएगा। अगर इस हाइट पे आया तो आपने कुछ वर्क डन किया ना, उसी वर्क डन, जो वर्क डन होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो है एनर्जी इंक्रीज करेगा। इसका वर्क डन सीधा सीधा एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है। जितना वर्क डन करोगे उतना ही अर्थ और बॉल, अर्थ बॉल सिस्टम का एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज करेगा। जितना आप वर्क डन करोगे अर्थ बॉल सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करता है। वैसे ही अगर एक आपके पास यहाँ पे अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग एकदम कंप्रेस्ड है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, और आपने यहाँ पे दबा रखा है और आपने इसे छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? इसे धकेल देगा, और इस बॉडी के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये स्पीड पकड़ लेगी। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग ने इस बार कुछ वर्क डन किया, और वही वर्क डन का रिजल्ट है द काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी। ये कुछ काइनेटिक एनर्जी पकड़ लेगा, मतलब इस बॉडी के पास अब जो एनर्जी है और बाद में जो एनर्जी होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी में इंक्रीज होगा। समझे या नहीं? यस, मतलब ये सब जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है।
और हीट ट्रांसफर या फिर हीट एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। यही इसका समरी क्या है, हीट इज ए नॉन मैकेनिकल प्रोसेस एंड अदर, जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक या फिर अर्थ और बॉल सिस्टम, ये सब क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। यही से हम हीट का जो डेफिनेशन है वो क्रिएट करेंगे। चलो देखते हैं। हीट का हम अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इसी हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसी के ऊपर ही बेस करके, उसी के ऊपर ही निर्भर करके हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हीट का डेफिनेशन देखिए क्या है। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम one body to other without any mechanical work included called heat। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, दैट इज कॉल्ड हीट। समझे, मतलब मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर कुछ लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास ये एक रेफ्रिजरेटर है और बाहर एटमॉस्फेयर है, तो सर एटमॉस्फेयर तो हॉट होता है और रेफ्रिजरेटर कूल होता है, तो हॉट से कूल की तरफ हीट क्यों नहीं फ्लो करती है। आपको पता होगा कि जो भी रेफ्रिजरेटर है वो या तो बैटरी से चलता है या फिर करंट से चलता है। तो यहाँ बैटरी या फिर करंट से जो भी एनर्जी सोर्स आता है, ये जो है नेचर का जो सिंपल लॉ है। नेचर का सिंपल लॉ क्या है, हॉट से कूल की तरफ एनर्जी फ्लो करना, हीट एनर्जी फ्लो करना। लेकिन यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हॉट से हॉट की तरफ ही एनर्जी फ्लो करता है और हॉट से हॉट की तरफ एनर्जी फ्लो करते 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 एक टाइम आ जाता है जो ये कूल हो जाता है और ये हॉट का हॉट ही रहता है। और जो भी रेफ्रिजरेटर है इसके आसपास जो टेम्परेचर है थोड़ा इस साइड के टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, इस एटमॉस्फेयर का जो भी रेफ्रिजरेटर के आसपास है। अब यहाँ पे जो करंट लेता है ये कुछ नेगेटिव वर्क डन करता है, ये इस नेचर के विरुद्ध, नेचर की अगेंस्ट कुछ वर्क डन करता है और यहाँ को इस रेफ्रिजरेटर को कूल करता है। मतलब अगर आपको कोई कुछ भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन होता है, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है, तभी ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कूल रहता है और इसका सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा हॉट रहता है एज कम्पेयर टू इस साइड का या फिर थोड़ा दूर का एटमॉस्फेयर। आई होप आपको हीट तो समझ में आ गई, हीट समझ में आ गई। और हीट फ्लो तभी करेगा। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर 2। तो यहाँ पे अगर मैं कोई लिक्विड रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई लिक्विड रख दूँ तो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, हाँ या ना, हाँ करेगा। सर यहाँ पे हमने कोई गैस रख दिया, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक गैस फ्लो करती है, इसलिए तो टॉर्नेडो या फिर साइक्लोन वगैरह होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जोर से बहुत ही वेलोसिटी से आता है ये जो जितना एयर, और उसके बाद बवंडर बना के एक साइक्लोन पर टॉर्नेडो बना लेता है। और क्या, तो ये होता है कुछ ऐसा। वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, फ्लो करेगी। हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी। अरे आपने सिंपली तो देखा होगा गर्म ठंडा पानी में, वैसे ही दिसंबर का महीना है, ठंडा पानी में गर्म पानी तो मिलाया ही होगा। तो गर्म पानी जितना गर्म होता है, ठंडा पानी जितना ठंडा होता है, उनका इक्विलिब्रियम, कोई बीच का कोई टेम्परेचर आ जाता है ना। गर्म पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी हीट को रिलीज करता है, ठंडा पानी हीट को एब्जॉर्ब करती है। यही सिंपल बात है। अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के तीनों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और कंडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चलो अब चलते हैं हीट ट्रांसफर में। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हमारे पास तीनों तरीके से होता है। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। ये तीनों ही आपने क्लास 8 पे या फिर 9 पे पढ़ रखा है। और हमारे सिलेबस में कंडक्शन और रेडिएशन थोड़ा डिटेल में है, और कन्वेक्शन क्या है वो भी बता देंगे, शॉर्ट में है, इसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तीनों मेथड हीट ट्रांसफर का, यहाँ पे कोई भी चीज़ गर्म है, हॉट जगह से कूल जगह पे हीट जाने के लिए ये इन तीनों मेथड की हम यूज करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन।
पहले छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, उसके बाद कंडक्शन डिटेल में जानेंगे। तो पहले तीनों के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। कंडक्शन बेसिकली occurs इन सॉलिड्स में, जैसे कोई रॉड हो गया, लोहे का बॉल हो गया, इनमें जो भी सॉलिड्स होता है, मेटल्स होता है, इनमें कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर होता है बेसिकली। वैसे लिक्विड के अंदर भी हो सकता है और गैस के अंदर छोड़ ही दो, नहीं हो सकता है, बहुत ही दूर दूर पार्टिकल रहता है ना, क्यों नहीं हो सकता ये बताता हूँ। बेसिकली ऑकर्स इन सॉलिड में ये होता है। सेकेंड, रिक्वायर ए मीडियम। मीडियम की बहुत ही सख्त जरूरत है यहाँ पे। और 3 नंबर पॉइंट, द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। या फिर आप ये भी कह सकते हो, देयर इज नो मास मूवमेंट ऑफ मैटर। यहाँ पे जितना भी मैटर है या फिर जितना भी पार्टिकल है, इनका मास का कोई मूवमेंट नहीं होता और हीट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ट्रांसफर होते होते। ठीक है, ये कैसे होता है? वाइब्रेशनल के थ्रू होता है, अभी समझाएंगे आपको, लेकिन पहले थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तीनों का बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद कंडक्शन तो डिटेल में पढ़ना ही है यार, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पहले हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे 4 बंदा है, 4 बहुत ही आलसी बंदा है। स्कूल छुट्टी हुई और दोनों चारों स्कूल के बाहर गेट के सामने खड़े हुए हैं। बहुत ही आलसी बंदा है और यहाँ पे इसके पॉकेट में एक बॉल है और ये बंदा बोल रहा है कि चल यार मेरा बॉल वापस कर दे मुझे। इसके पास इसका 3 बॉल है, 3 बॉल ही ये अपने पास पॉकेट में रखा हुआ है और ये बोल रहा है चल यार मुझे वापस कर, मेरा बॉल मुझे चाहिए। तब इन चारों लोग एक लाइन में खड़े हुए थे और चारों थे बहुत आलसी लोग। तो ये कह रहा है ठीक है, तो इसने इसको पास कर दिया, इसने इसको पास कर दिया और इसने इसको पास कर दिया। तो ओवरऑल इसका बॉल जो है ये तो पास कर गया, कोई भी एक बंदा या फिर कोई भी एक पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिला और बॉल का भी ट्रांसफर हो गया। वैसे ही कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में ये हीट एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर होता है विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब बंदे का कोई चेंजिंग पोजीशन भी नहीं हुआ और बॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ठीक बात है। अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, यही इसका मेन है और कुछ नहीं। और ये जो बंदा है, अंदर के बंदे, ये जो चारों हैं, ये मीडियम है। ये क्या है? मीडियम। इनके थ्रू ही तो बॉल पास कर रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे कन्वेक्शन में सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायर्स ए मीडियम। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। और क्या चाहिए? रिक्वायर्स ए मीडियम and heat transmit through the movement of particle from high temperature to low temperature। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है और ये जो पार्टिकल्स है ये खुद जाके हीट इसको देकर आता है, खुद जाता है और हीट उस पार्टिकल को देकर लौट आता है। ये होता है कन्वेक्शन में। मतलब यहाँ पे मास मूवमेंट मस्त दिखाई देगा, मास मूवमेंट ऑफ मैटर फाउंड। दिस इज बेसिकली this process basically occurs in, ये जो प्रोसेस है बेसिकली किस में होता है? बेसिकली किस में? हाँ, लिक्विड में और गैसेस में होता है। सॉलिड में तो चांस ही नहीं है गुरु। ठीक है, तो अब ये बंदा क्या होगा, अब यहाँ से समझते हैं क्या होता है।
अब ये चारों बंदे के बीच से दो बंदा भाग गया। ये कहा कि यार ये बॉल मुझे देते ही बहुत ही थकावट हो रही है, मतलब इतना आलस है, एक बॉल देकर भाग गया। ठीक है, एक बॉल देकर ही भाग गया। इसके पास अब क्या है, एक बॉल गायब है और ये बॉल किसके पास है, इस बंदे के पास है। ठीक है, इस बंदे के पास अब एक बॉल है। वो बोल रहा है कि चल यार दूसरी बॉल ला। इसने कहा कि यार हाँ, अरे दोनों बंदे तो भाग गए, अब यार मुझे ही जाना पड़ेगा, अब क्या करें। कह रहे हैं ठीक है चलो तुम्हें दे के ही आते हैं। ये यहाँ पे गया, इसे एक बॉल दिया और लौट आया और इसके पास एक बॉल कम हो गई। तो इसमें क्या हुआ, बॉल तो ट्रांसफर हुई और यहाँ पे पार्टिकल्स भी ट्रांसफर हुए, मतलब बंदा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ लौट आया, मतलब पार्टिकल का भी ट्रांसफर हुआ और हीट का या फिर बॉल का भी, बॉल जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। वैसे ही यहाँ पे हीट में क्या होता है, हीट में यहाँ पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट जाता है और पार्टिकल्स खुद जाके लो टेम्परेचर पे हीट देकर वापस आता है और ठंडा हो जाता है ना। तो ये होता है हमारे पास कन्वेक्शन। और रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में तो और भी गजब होता है, देखना कब क्या होता है। अभी इसमें कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है यार। देखना, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है। और सेकंड पॉइंट क्या है, हीट इज ट्रांसमिट एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हीट इज ट्रांसमिट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम हो या फिर ना हो, मीडियम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं है। मीडियम हो तभी भी ये जा सकता है, मीडियम नहीं हो तभी भी ये ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कुछ को भी ये फोड़ के जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो इस बार क्या हुआ, इस बंदे ने कहा यार लास्ट बॉल छोड़, मुझे जल्दी से घर जाना है, स्कूल छुट्टी हो गई है, अभी भी यहाँ पे मुझे खड़ा कर रखा है, मुझे सोना है, मैं बहुत आलस हूँ, मुझे आखिरी बॉल भी दे दे। इसके बाद ये पहली बॉल दिया, खुद जाके फिर से दूसरा बॉल दे के आया। उसके बाद ये कह रहा है यार मैं बहुत थक गया, अब नहीं दे सकता हूँ यार। कह रहा है मुझे चाहिए। इसने क्या किया, इसे गुस्से से इसकी तरफ थ्रो कर दिया और इसके पास ये बॉल कैच कर लिया और इसके पास 3 बॉल आ गए। ठीक है, इस बार क्या किया, ना तो ये अपनी जगह से हिला और बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, रेडिएट कर दिया, और यहाँ पे कोई मीडियम भी नहीं है, मतलब वो दोनों बंदा तो भाग गया, तो इनके बीच में इस बॉल को ट्रांसफर करने के लिए कोई था नहीं, इसलिए ये इसको थ्रो कर दिया और इसके पास ये बॉल पहुँच गया। तो सीधी सी बात है, इसको जो रिक्वायरमेंट थी बॉल की वो उसकी फुलफिल हो गई। आई होप आपको हीट ट्रांसफर के तीनों मेथड समझ में आई है। चलो आप कंडक्शन को एकदम डिटेल में ताड़ाताड़ी करते हैं, कंडक्शन को डिटेल में एकदम खुदाई करते हैं, क्या निकालता है कंडक्शन से। हाँ, तो सबसे पहली बात, कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होता है, आपको बता दिया है, चलो पता है आपको। अब कंडक्शन में हीट इज ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। यस, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, और यू कैन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मान लो हमारे पास ये एक रॉड है, एक बड़ा सा रॉड है, मोटा सा, दिस इज मेटल रॉड, और इसके अंदर ऐसे करके इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर है, ऐसे करके मान लो इसके अंदर जो है इसका मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी होगा, वैसे मैं बना नहीं रहा, यहाँ पर भी होगा। तो हमने क्या किया, रुको मैं जरा मार्कर को इंक पिला दूँ, ये पूरा इंक का भूका हो गया है। अब क्या होगा, हम एक तरफ हीट देंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एक साइड में हीट कम देंगे जहाँ पर टेम्परेचर होगा बहुत ही कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम हीट देंगे, इसे अगर हम हीट देंगे
क्यू, हीट को हम क्यू से डिनोट करेंगे, हीट देंगे इसे, तो ये जो हीट एनर्जी होगा ना, ये इसे इसकी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस पार से नेबर वाला मॉलिक्यूल का बढ़ा देगा, और ये ऐसे जुम्बा 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 मोशन करता रहेगा, और इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो ये ऑब्वियस सी बात है वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूलर कोलिजन, और इसके पास वाला जो भी मॉलिक्यूल है इसका काइनेटिक एनर्जी लेस है, तो ये अगर जुम्बा जुम्बा मोशन करेगा तो इससे भी कोलाइड कर जाएगा, तो इसका भी जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये फिर से बढ़ जाएगा, तो फिर से ये जुम्बा 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 मोशन करेगा, उसके बाद इसकी काइनेटिक इसकी कोलिजन होगा, उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके बाद ये जुम्बा जुम्बा ऐसे करते ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, और ये जो हीट एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पास कर जाएगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, द एनर्जी विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो यहाँ से ये जो हीट है यहाँ से यहाँ तक निकल के आ जाएगी, और यहाँ पे जो भी होगा ये इसे गर्म करने लग जाएगा, या फिर एटमॉस्फेयर है या फिर कुछ भी है इसे गर्म करने लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे पास जो हीट एनर्जी होता है वो रॉड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 1, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसलिए तो यहाँ से टेम्परेचर इस तरफ जाएगा। हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तभी हीट का फ्लो होता है, और यहाँ पे हीट ज़्यादा है और यहाँ पे हीट कम है, तो इस साइड से इस साइड हीट फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ओके, कंडक्शन पहली बेसिक वाली बात समझ में आई, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। मॉलिक्यूलर कोलिजन, इसमें ध्यान देना, मॉलिक्यूलर कोलिजन या फिर वाइब्रेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि जब रॉड के अंदर एनर्जी आती है तब कैसे कैसे एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, इसके ऊपर भी स्टेट है। एनर्जी कैसे चेंज होता है इसके ऊपर भी हमने 2 स्टेट बना दिया, एक ट्रांजिएंट स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। पहले उन स्टेट को तो छोड़ो, बेसिक जो मैं पूछ रहा हूँ आपको सवाल वो आप धीरे धीरे बताते जाना और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या है कि हमारे पास एक ऐसे बोल है जिसमें हमने पानी भर रखा है 101 डिग्री सेल्सियस है। 101 डिग्री सेल्सियस का पानी होता है सर, मान लो कुछ स्टीम भी है और कुछ पानी भी है, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रॉड लाया। जैसे हमारे पास ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने क्या करेंगे, पानी में डिप करेंगे, इस रॉड को पानी में डिप करेंगे, और इसका टेम्परेचर अगर हमने इस रॉड को इस पानी में डिप किया, ये अगर पानी हॉट है तो इस साइड की टेम्परेचर पहले ज़्यादा इंक्रीज करेगा। उसके बाद ये जो साइड है अब ठंडा है, पहले तो ठंडा है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसके बाद अगर ये पहले हीट पे डिप करेंगे, पानी में डिप करेंगे, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर तुमने डुबाया और खटाक से टेम्परेचर पहुंच गया। टेम्परेचर आने में देरी लगती है भाई। जैसे करंट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड। मतलब ये करंट का भी स्पीड होता है, मतलब करंट इतनी जल्दी से भागता है, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी जल्दी से नहीं भागता है ड्यू टू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से, और भी हीट कुछ रेडिएट हो जाता है, इसकी वजह से हम बात करेंगे। तो क्या हुआ, हमने एक रॉड को डिप किया, यहाँ पे डिप किया, इसके अंदर रॉड को डिप किया, मान लो इसके अंदर डिप किया, तो इसकी मान लो इस पॉइंट पे चारों पॉइंट हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे इसके टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था। चारों पॉइंट में इसके टेम्परेचर पहले सेम था, नॉर्मल ये टेम्परेचर पे था, इसमें कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रहा था। इसमें हर एक पॉइंट का अगर टेम्परेचर सेम है, ऑब्वियस सी बात है हीट फ्लो नहीं करेगी। आपको मैंने एकदम पहले शुरू में ही ये बताया हूँ, ठीक है ना। अब इसको अगर हम पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि खटाक से टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले मान लो इसका टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद इसका टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस, और ये अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस में पड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से और गर्म हुआ, और इसका टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका 20 डिग्री सेल्सियस में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे करते करते हम पहुंच गए 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, इसका मान लो 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऐसे करते करते हम एक ऐसा स्टेट एक टाइम पहुंच जाएगा जब टेम्परेचर और नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि इस पानी में एक मिनिमम मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट है जो इसको दे सकता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर ये इस रॉड की बढ़ा नहीं सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक टाइम आएगा जब मान लो इस रॉड का
जो टेम्परेचर है यहाँ पे हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस, और जितना भी आप हीट दे रहे हो एक भी पॉइंट का हीट बढ़ नहीं रहा, हर एक पॉइंट में हीट जो है वो कांस्टेंट हो गया है, एक भी पॉइंट नहीं ऐसा छोड़ा गया है जहाँ पे हीट बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट का हीट अब कांस्टेंट हो गया। अब फिर से ये अगर t=5 सेकंड में ये केस हुआ, अब t= चले जाओ तुम t=10 सेकंड में, t=10 सेकंड में फिर से तुम देखोगे t=10 सेकंड फिर से तुम देखोगे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे फिर से 90 है, यहाँ पे फिर से 80 है, और यहाँ पे फिर से 70 डिग्री सेल्सियस ये है, एकदम नहीं बढ़ा है भाई। तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। जब बॉडी और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाता है तब हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। ये भी स्टेडी स्टेट, ये भी स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट और इस वेरिएबल स्टेट में फ़र्क क्या है, अब ये हम जानेंगे और इसके बाद ही हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। देखो पहले तो स्टेडी स्टेट को हटाते हैं, स्टेडी स्टेट को हमें और भी डिटेल में, क्योंकि स्टेडी स्टेट ही हमारे सिलेबस में है, वेरिएबल स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टेडी स्टेट को और भी डिटेल में जानना है, इससे पहले मैं मिटा रहा हूँ, और ये जो फिनोमिनन है पहले इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले मान लो ये आपके पास एक रॉड का सेक्शन था, रॉड का सेक्शन था, ये और ये मान लो ये ए एंड, ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है। आपने गर्म करना शुरू करा, आपने क्या करा, गर्म करना शुरू करा। तो पहले यहां पे Q1 हीट एंटर कर रही थी, इस सेक्शन से Q1 हीट एंटर कर रही थी, और Q2 जो है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पे एंटर हो रही थी, यहाँ पे लीव कर रही थी, या फिर आउट हो रही थी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, जब ये स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंची है तब की बात है। तो सर Q1 अगर Q2 से बड़ा है तो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट गया कहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस है, ये गया कहाँ पता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है हीट का, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू यूटिलाइज और टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड सम ऑफ द हीट इज रेडिएट आउट। कुछ हीट तो ऐसे रेडिएट कर जाता है, कुछ हीट ऐसे रेडिएशन भी हम पढ़ेंगे, कुछ हीट इससे पास करती है, मतलब जो भी हीट आती है वो दोनों हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को गर्म करने में यूज हो जाता है, इस जो सेक्शन है इस सेक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कुछ हीट लगता है, और रेस्ट ऑफ द हीट इज रेडिएट आउट, और कुछ हीट रेडिएट आउट होता है, और जो भी हीट बचता है ये इस क्रॉस सेक्शन से इस तरफ निकल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज हो रहा है। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट स्टेट, ठीक है। मतलब हीट आ रही है, हीट रेडिएट आउट भी हो रहा है, हीट क्रॉस सेक्शनल एरिया के टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, और हीट निकल भी रहा है क्रॉस सेक्शनल से कुछ अमाउंट ऑफ, दिस स्टेट को हम ट्रांसिएंट स्टेट कहते हैं। ये हमें अब स्टडी नहीं करना है, जब हम बीटेक करेंगे तब हमें ये स्टडी करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है भाई, आपको हलवा लग रहा है क्या, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, बहुत ही रेडिएशन का, वैसे ही रेडिएशन अपने आप में ही एक खतरनाक टॉपिक है, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसिएंट स्टेट है, ठीक है। और एक पहले ये रॉड क्या थी, नॉर्मल थी, नॉर्मल टेम्परेचर, हर एक पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल था, और एक टाइम आया ये जो रॉड है ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, स्टेडी स्टेट, यहाँ पे पहुंच गया। नॉर्मल से स्टेडी स्टेट में आने के लिए जो भी टाइम लगता है, इस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेट बोलते हैं। इस जो भी टाइम लगता है नॉर्मल से स्टेडी स्टेट को आने के लिए, जो भी ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल स्टेट आ रहा है, रेडिएट आउट हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल का एरिया या फिर टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ये जो भी ये कॉम्प्लिकेटेड सा चीज होता है इस टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट टाइम। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आती है। अब हम चलते हैं स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट को हम अच्छे से एकदम एनालाइज करते हैं, क्या बोल रहा है स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट आपके सिलेबस में है, और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, मतलब 100% क्वेश्चन ही यहाँ से आता है। 100% क्वेश्चन मतलब सर क्या जेईई मेन में 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अरे वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसिएंट स्टेट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और जो भी क्वेश्चन आता है वो स्टेडी स्टेट से आता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों आप क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। अरे साफ हो जा भाई, मारेगा क्या। चलो अब हम एनालाइज करते हैं स्टेडी स्टेट
इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास ये रॉड थी, हमने क्या बोला, यहाँ पे टेम्परेचर T1 थी, TA मान लो, यहाँ पे टेम्परेचर TB थी, TA ग्रेटर देन TB। इन स्टेडी स्टेट मान लो ये जो हमारे पास रॉड है, ये जो रॉड है, यहाँ पे आप टेम्परेचर दे रहे हो, यहाँ से टेम्परेचर निकल रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, पहले ये जो है थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा रेडिएट आउट होगा। स्टेडी स्टेट में हम क्या करते हैं, रेडिएशन को रोक देते हैं। क्यों रोकते कैसे हैं, इसे इंसुलेट कर देते हैं, कुछ इंसुलेट मतलब जो हीट को कॉन्डक्ट नहीं करता, वैसे कपड़े से इसको रैप कर देते हैं या फिर कागज़ से इसको रैप कर देते हैं, जिससे हीट जो है रेडिएट आउट नहीं हो सके। तभी ये स्टेडी स्टेट का जो भी मैं अभी कंडीशन लिखने जा रहा हूँ वो सब वैलिड है। इसमें नो वास्ट ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी वास्ट नहीं होना चाहिए नेचर में, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब ये गर्म तो हो जाएगा और हर एक पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, गर्म करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम आके पिघल जाएगा ये वाला रॉड, नहीं, ये एक टाइम नहीं पिघलेगा। ये हर एक पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। सर हर एक पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स या फिर कांस्टेंट होने का मतलब क्या ये है हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? मैंने ये कब बोला हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। अगर हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट फ्लो कैसे होगा बेटा? हाँ, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है। एक पॉइंट हो गया, खत्म बात। और हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ना कि सेम, खत्म बात। और यहाँ पे स्टेडी स्टेट में यहाँ पे जितना तुम हीट दोगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से जितना एंटर करेगा, यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से निकलेगा। ये मान लो यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही निकलेगा बेटा। और एक टर्म आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट। मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे स्टेडी स्टेट में एक खास बात होता है, तुम ये यहाँ से यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त जितना भी टेम्परेचर का फॉल हुआ, टेम्परेचर क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है और हीट का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे जो तुम डिस्टेंस कवर करोगे, यहाँ पे जितना टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ पे भी टेम्परेचर उतना ही फॉल करेगा। वैसे मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ जाने में उतना ही टेम्परेचर फॉल करेगा। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो भी टेम्परेचर का फॉल होगा वो भी उतना ही होगा जितना यहाँ पे था, या क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये भी एक बात हुआ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट फॉर स्टेडी स्टेट, और जितना हीट इन मतलब इनकमिंग दैट इज हीट आउट गोइंग दैट इज सेम होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं पॉइंट को। मान लो दिस इज पॉइंट 1 2 3 4, ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सबसे पहला बात, इन स्टेडी स्टेट in steady state, point number 1, T1 greater than T2 greater than T3 greater than T4। मतलब इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर उससे कम, तभी हीट का जो है वो फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा तभी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स विल बी कॉन्स्टेंट। हर एक पॉइंट का टेम्परेचर होगा कॉन्स्टेंट बट नॉट सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर 100 डिग्री है, यहाँ पे अगर 80 डिग्री है, यहाँ पे अगर 60 डिग्री, यहाँ पे अगर 40 डिग्री है, तो ये तो फिक्स हर एक फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा, ठीक है। 3 नंबर क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट विल ऑल्सो कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोले तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है ना, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और ये वाला लेंथ हर एक मतलब ये और ये हर एक पॉइंट का बीच का दूरी तुम x मान लो, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये वाला दूरी x मान लो, ठीक है। तो टेम्परेचर 1 का ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन x इक्वल्स टू T2 माइनस T3 अपॉन x इक्वल्स टू T3 माइनस T4 अपॉन x। ये वाला बहुत ही ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रखकर बहुत सारा क्वेश्चन होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट आल्सो फॉर 1 रॉड। एक रॉड के लिए पॉसिबल है। अगर ये कोई रॉड है और ये दूसरा रॉड है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, दोनों अलग होगा।
दोनों का टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग होगा। टेम्परेचर इज ग्रेडियंट इज कांस्टेंट फॉर ए सिंगल रॉड, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ ऑल पॉइंट्स कहाँ लिखा, कांस्टेंट फॉर अ सिंगल रॉड। सिंगल रॉड के लिए ये फिक्स होगा, क्योंकि आपको अगर सिंगल रॉड नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में गलती बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल रॉड के लिए पॉसिबल है, डबल या फिर ट्रिपल रॉड अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इक्विवेलेंट पहले रॉड निकालना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट। ओके, तो ओवरऑल ये क्या है, T3 - T4, T2 - T3 है क्या, फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। आप यहाँ पे लेंथ लिख दो, लेंथ LENGTH, दैट इज के मीन कांस्टेंट। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन स्टेडी स्टेट Q हीट इनकमिंग इक्वल टू हीट आउटगोइंग, हीट इनकमिंग QI इक्वल टू QO। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इन स्टेडी स्टेट हीट इनकमिंग इक्वल टू हीट आउटगोइंग। यहाँ पे जितना भी हीट यहाँ पे घुसेगा उतना ही हीट यहाँ पे निकल आएगा। इन स्टेडी स्टेट में ये कंडीशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका एक रॉड है, क्रॉस सेक्शन मान लो ये वाला एंड A है, ये वाला एंड B है। यहाँ पे अगर Q अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग है, Q अमाउंट ऑफ हीट इज एंटर्ड, देन ऑल्सो Q अमाउंट ऑफ हीट विल लीव आउट। जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे अंदर एंटर होगा उतना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। दैट इज द बेसिक फिनोमिनन, ओके, ऑफ स्टेडी स्टेट। और एक बात हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हर एक रुको और एक बात क्या बोल सकते हैं हम, और एक बात बोल सकते हैं कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक 2009 में ये वाला ग्राफ जेईई मेन में आ चुका है। 2009 में ये वाला ग्राफ आ चुका है, तो सीरियसली लेना, जेईई मेन में आ चुका है, कोशिश करना कम से कम। रुको, उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता, अगला क्वेश्चन देता हूँ। इन स्टेडी स्टेट आप बोलना फॉल्स या फिर ट्रू होगा। इन स्टेडी स्टेट पहला, इन स्टेडी स्टेट dt अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0, dt अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे छोटा डी होगा, टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स, दोनों बताओ। ये ट्रू, दोनों ट्रू, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, ये बता दो मुझे। अब आपने कर लिया होगा। देखो, dt की स्टेडी स्टेट dt अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बोल क्या रहा है, टाइम के साथ साथ ये पूरा जो फंक्शन लिखा हूं मैं, ये आपको बता क्या रहा है, दैट इज टाइम के साथ साथ पर लेंथ टेम्परेचर चेंज होता है या फिर नहीं, टेम्परेचर 0 रहता है क्या। टाइम के साथ साथ जैसे आप रॉड पे आगे बढ़ते जाओगे इन स्टेडी स्टेट, यहाँ पे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप रॉड पे आगे बढ़ते जाओगे, या आपका जैसे जैसे रॉड में आगे बढ़ते जाओगे टाइम के साथ साथ, क्या आपका लेंथ के साथ साथ बढ़ते जाओगे, क्या आपका टेम्परेचर सेम रहेगा या फिर 0 रहेगा, या फिर क्या होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा या फिर नहीं। ऑब्वियस सी बात है सर, हम जब लेंथ के अलॉन्ग यहाँ पे गए तो 20 डिग्री का फॉल कर गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है दैट नॉट इक्वल टू 0, और ये तो 0 नहीं है, मतलब दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये आप खुद से करो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे लेंथ के साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। जैसे जैसे आप लेंथ में आगे बढ़ते जाओगे, लेंथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, टाइम के साथ साथ क्या टेम्परेचर हर एक पॉइंट का चेंज कर रहा है। जैसे जैसे देखो, बेसिकली देखो, यहाँ पे आप लेंथ के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, दैट इज एक्स कंप्लीट हो गया, लेंथ के साथ साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्या टेम्परेचर हर एक पॉइंट का चेंज हो रहा है। dt अपॉन dt बताता क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या, सर चेंज नहीं हो रहा है, हर एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो वो 0 है, चेंज तो नहीं है ना, तो फिर ये 0 है, ये दैट इज ट्रू। बेसिकली हीट इज फंक्शन ऑफ लेंथ एंड टाइम। हमारे पास हीट जो है, हीट एनर्जी, रियली सॉरी,
टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ लेंथ एंड टाइम, मतलब लेंथ जैसे जैसे एक बॉडी में चेंज करता है वैसे टेम्परेचर का चेंज होता है, टाइम के साथ साथ भी टेम्परेचर चेंज करता है। तो टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है? लेंथ और टाइम का एक फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन में आप पाओगे कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ विथ ड्रॉ इट ग्राफ। जैसे कि हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं स्टेडी स्टेट के लिए टाइम टेम्परेचर, और हम अभी लेंथ, टेम्परेचर और लेंथ का ग्राफ हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। जैसे कि ये है स्टेडी स्टेट का ग्राफ है। स्टेडी स्टेट में ड्रॉ ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस लेंथ। ओके, तो यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे आपका लेंथ है। मान लो यहां पे एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे इसका T1 टेम्परेचर है और यहाँ पे T2 टेम्परेचर है। तो यहाँ पे कोई बीच का एक जनरल पॉइंट मान लो, दैट इज T0। तो जैसे जैसे आपको क्या पता है, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे T1 इज ग्रेटर देन T2, जैसे जैसे आप यहाँ पे यहाँ जाओगे टेम्परेचर का जो फॉल होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर का जो फॉल होगा दैट इज कांस्टेंट, लीनियरली फॉल होगा। अगर लीनियरली फॉल होगा तो पहले T1 था, गिरते 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 यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा और यहाँ पे ये वाला लेंथ है दैट विल बी L, क्योंकि यहाँ पे L लेंथ का ही पूरा था ना, पूरा L लेंथ का था। ये तो आया भाई एनालाइजेशन, एनालाइज करके हम ये वाला ग्राफ करें। ये हमारा थॉट प्रोसेस था। क्या था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या होता है, लीनियरली फॉल करता है, लीनियरली फॉल करता है तो हम लीनियरली एक ग्राफ बनाए, और क्योंकि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है तो ये डाउनवर्ड, मतलब इसका स्लोप m=नेगेटिव हुआ। लेकिन हम इसको थियोरेटिकली भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वो भी देख लो। वैसे एनालिसिस से करोगे तो बहुत अच्छा, प्रूफ से भी आ सकते हो आप। इसी को ही हम अगर प्रूव कर दें, मान लो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से x है, कैसे प्रूव करेंगे हम, टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है वहीं से ही हम प्रूव करेंगे। ये वाला x है तो ये वाला लेंथ क्या होगा, L-x होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को हटाते हैं, फिर से बना लेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है दैट इज विल बी सेम, तो T1 माइनस T0 अपॉन लेंथ क्या है इसका x इक्वल टू T0 माइनस T2, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 कम है, T0 माइनस T2 अपॉन लेंथ दैट इज L-x क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा x T0 माइनस x T2 दैट इज इक्वल्स टू T1L माइनस T1x माइनस T0L प्लस T0x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेचर कैसे चेंज करना है वही हमें निकालना है। x T0 दोनों तरफ से उड़ गया और T0L और कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर T0L यहाँ पे रख दो और इसे कुछ ऐसा रख दो, T0L इक्वल्स टू T1L माइनस T1x प्लस x T2। ओके, तो T0 इक्वल टू T1 L कट जाएगा इसका, माइनस या फिर प्लस T2 माइनस T1x अपॉन L। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ कलाकारी की है, T2 को यहाँ पे रख के T1 को यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो ओवरऑल इसका जो स्लोप है ना दैट विल बी माइनस। तो हम इसको अगर हम y कह दें, y और ये c है प्लस ये mx है, और यहाँ पे जो m होगा ना दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम ये वाला पूरा जो टेम्परेचर दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 माइनस T2 पॉजिटिव, T2 छोटा है तो T2 माइनस T1 नेगेटिव, तो T2 माइनस T1 नेगेटिव है, तो ओवरऑल स्लोप क्या है, नेगेटिव। और स्लोप क्या है, ये वाला स्लोप है, और स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट c है, T0 लेंथ L, T0 लेंथ L और इसके साथ ऐसा, और ये वाला इंटरसेप्ट T1। ओके, तो ये वाला था ग्राफ, ये था थियोरिटिकल और पहला वाला था एनालिटिकल। आई होप आपको बात समझ में आई है। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक बात सुन लो, स्टेडी स्टेट में बता देता हूँ स्टेडी स्टेट में ये जो रॉड होता है, इस रॉड का हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इस रॉड का इन स्टेडी स्टेट इन ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड अमाउंट और सेम अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड इन सेम टाइम। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में
टी टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ हीट क्यू पास करेगा, यहाँ पे भी टी टाइम पे उतना अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे भी टी टाइम में उतना अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे भी टी टाइम में उतना अमाउंट ऑफ हीट पास करेगा। मतलब क्यू बाई टी दैट विल बी हीट करंट सेम रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अगर आपको ये वाला कुछ समझ नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। वहाँ पे देखेंगे हीट करंट और ओम्स लॉ और हीट करंट, इनको सब कंबाइन करेंगे और एक तगड़ा सा फॉर्मूला लेके आएंगे, और हीट रेजिस्टेंस, हीट कंडक्टिविटी और बहुत कुछ के निकल के आएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई है। और आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार था। हीट का फील, हीट ट्रांसफ़र, तीनों मेथड से, और तीनों में से एक चारों आलसी बच्चा, उनको उनका एग्जाम्पल, इन सारे ऐसे एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंडक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे, और ओम्स लॉ एंड हीट करंट, इनको हम रिलेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।